Good. So let's begin. Assalamu alaikum. आज lab number 1 specification of the design parameters of the aircraft. Avionics system design से related. अच्छा, अब तक की आप लोगों ने जितनी भी labs पढ़ी हैं, which is your radar, your flight control systems, LCS हो गया, linear control systems and everything. ये जो एक लैब है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ all of those. Say, avionics systems. As an avionics engineer, obviously you are supposed to design and develop or research and develop. से अब तक का जैसे लास्ट लैब में भी एफसीएस में भी मैंने आप लोगों को बताता रहा था कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन बिटवीन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स. हमारा काम जो है वो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का नहीं है, हमारा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है. सो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. सो दैट इज़ वाई एज एन एवियोनिक्स इंजीनियर यू मस्ट नो कि आपके पास जो एयरक्राफ्ट है से उसकी जो एरोस्पेस से रिलेटेड जितनी भी कंटेंट्स हैं, उसकी एंगल ऑफ अटैक किस तरह की होती है, उस पर एयर फ्लो किस तरह का होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एज एन एरोस्पेस इंजीनियर एवियोनिक्स की नॉलेज एक एरोस्पेस इंजीनियर को नहीं होती, बट एक एवियोनिक्स इंजीनियर को दोनों नॉलेज हासिल होती हैं, एज एन एरोस्पेस इंजीनियर और एज एन एवियोनिक्स इंजीनियर. बिकॉज एरोस्पेस को एरोस्पेस की नॉलेज होते हुए ही you guys will design an avionics system which can be a flight control computer, which can be a sensor or anything at all. ठीक है. That is how you design an avionics system. So let's see. इस लैब में हम लोग इंशाल्लाह पूरी इस सेमेस्टर में we will design and develop an aircraft, and we will go through all these processes के एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने में, एक एयरक्राफ्ट बनाने में कितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं से. और इन्हीं प्रोसेसेस को यूज़ करके, इसी डेटा को यूज़ करके यू गाइस हैव टू डेवलप अ फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर or an autopilot system. So yeah, on MATLAB, and we will inshallah run it and test it on on the flight gear. So yeah, अच्छा इस पूरे कोर्स में, इस पूरी लैब में आप लोगों के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होंगे. लैब व्यू फिलहाल हम लोग ज़रा कट आउट कर रहे हैं. वी विल हैव XFLR5, we will have DATCOM, we will have MATLAB, flight gear, X-plane, you know. सो इतने सारे बीच में AC3D भी हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, एंड मे बी वी विल गो टूवर्ड्स स्टार CCM एज वेल. तो ये सारे ये आई डोंट नो यू गाइस, तुम लोग मतलब इन सारी सॉफ्टवेयर्स में से आई थिंक मैटलैब वगैरह तो यूज़ किया ही होगा, but you guys must not be familiar with the others. So these are the main softwares that are used to design an aircraft, to get to design an avionics system. जैसे first of all, you guys have to design an aircraft कि आप किस तरह का एयरक्राफ्ट चाहते हैं. ठीक है. यूजुअली दिस इज डन बाय एन एरोस्पेस इंजीनियर. ठीक है. जैसे ज़्यादा एरोनॉटिकल और फ्लूइड मैकेनिक्स और ऑल ऑफ दीज स्टफ उसकी ज़्यादा नॉलेज होती है. सो दे डेवलप एन एयरक्राफ्ट, एंड वो आपको सारे पैरामीटर्स उसके प्रोवाइड करते हैं, सारे डेटा प्रोवाइड करते हैं कि हमारा इस तरह का एयरक्राफ्ट है. if not if not, then at least you have a 3D model of that aircraft. So yeah, एक let's say, I'll show you. ठीक है. जो हमारा ग्रुप का कवर भी है व्हाट्सएप का, दैट इज आल्सो यू नो हमारी रिसर्च में से था जिसमें बेसिकली आपका 3D मॉडल होता है.
So you see this here, हमारे पास एक ब्लेंडेड विंग बॉडी का एक 3D मॉडल प्रोवाइड हुआ हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर से हम कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर उसका मालूम कर रहे हैं, और इसी तरह एयर फ्लो वगैरह हम लोग मालूम करते हैं कि किस तरह से उसके ऊपर से एयर फ्लो होगा। जस्ट लाइक हियर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है, विच इज आल्सो नोन एज प्रेशर कोफिशिएंट, एंड ये कितनी हीट जनरेट हो रही है ऑन डिफरेंट लेवल्स हियर। सो इसी नॉलेज को यूज करते हुए वी विल डिजाइन और एयरक्राफ्ट स्टार सीसीएम। हमारे पास एक 3D मॉडल क्रिएट होता है एसी 3D के थ्रू, फिर वो स्टार सीसीएम में जाता है, देन इट गोज टू डेटकॉम, देन इट गोज टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो एक सिंपल एयरक्राफ्ट होता है, उस एयरक्राफ्ट का जितना भी डेटा आ रहा होता है, वो सारा डेटा आपके पास जो है उसके एंगल ऑफ अटैक, उसका एटीट्यूड और उसकी जितनी भी पैरामीटर्स हैं, जो उसके रेट्स होते हैं, किस किस रेट से वो पिच कर सकता है, याव कर सकता है, रोल कर सकता है, और उसके किस एरिया पे कितना इफेक्ट हो रहा है एट द मोमेंट। तो ये सारे हमारे पास कंटेंट्स, ये सारा डेटा जो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, देन we move on to JSB, Flight Sim, stuff like that. वहाँ पे ये एयरक्राफ्ट क्रिएट करके हम लोग बैक एंड पे मैटलैब इंटीग्रेट करते हैं, और मैटलैब पे भी डेवलप और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, फ्लाइट कंट्रोल computers or autopilot, and then we test it on softwares of course, because if you we never directly test it on a physical aircraft, because um, there can be many things, many unknown possibilities which we probably won't be familiar with. So इसीलिए उसे एक सॉफ्टवेयर से गुजारा जाता है, and when we have successfully tested it on the software, then we move on towards the hardware. Okay, now basics। एएसडी का पूरा एक आप लोगों को एरिया पता चल गया होगा। सही है। एवियोनिक्स सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एवियोनिक सिस्टम्स होते हैं एक एयरक्राफ्ट के अंदर। सही है। लैंडिंग गियर का अलग होता है, यू नो एलिवेटर कंट्रोल, रडर कंट्रोल, एलरॉन कंट्रोल, इतनी सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबके लिए एक अलग अलग जो है वो एवियोनिक सिस्टम्स डेवलप हुए हुए होते हैं, बट इन सब का जो मेन सिस्टम है दैट इज योर ऑटो पायलट। अच्छा, ऑटो पायलट भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऑटो पायलट वो होता है कि आप एक ऑल्टीट्यूड पे आप ले गए हो एयरक्राफ्ट को, नाउ यू नो दैट दिस एयरक्राफ्ट इज परफॉर्मिंग it's stable currently, एक stable flight चल रही है, so you switch on to your autopilot, and as a pilot you go back and you have a drink, or go somewhere, take some rest. So वो एक ऑटो पायलट होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल सेंसर्स को यूज करते हुए वो अपनी सेंसर्स हो गए, नेविगेशंस हो गई। आप लोग ने भी बेसिकली नेविगेशन अभी पढ़ा होगा पिछले ही सेमेस्टर। तो नेविगेशनल कंट्रोल्स यूज कर करके, और बाकी सारे फ्लाइट कंट्रोल्स यूज करके वो अपना पाथवे जो है वो रेडी करता है, और उस पाथवे को फॉलो करता है। सो जस्ट लाइक दैट इन सब का एक और ऑटो पायलट होता है, विच इज जिसे हम कह सकते हैं पायलट एनहेंसमेंट्स, और वी कैन आल्सो से कि इट हेल्प्स द पायलट to keep the aircraft under control, so yeah, to keep the aircraft stable. Like FCS में भी मैंने बात की थी, दोबारा दोहराऊंगा। Like F-16 is a highly unstable aircraft. That is why it's fast. It's highly maneuverable. सही है। जो एयरक्राफ्ट जितना अनस्टेबल होगा, सही है, उतना उसमें जो है लेट से उसकी मैनेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये एजाइल होगा वो। So F-16 being one of the most unstable aircrafts, but
हम उसे इन वॉर्स यूज करते हैं एंड फॉर अभी खैर वी डोंट यूज इट फॉर अटैक्स बट वी यूज इट टू डिफेंड एंड एवरीथिंग। तो वो किस तरह होता है बेसिकली जो एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है जो कि एक ऑटो पायलट है जो कि एक पायलट को ऑगमेंट कर रहा है कंट्रोल्स में वो उस एयरक्राफ्ट को जो है वो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस स्टेबल रखता है। ठीक है। अच्छा खैर ना अ, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता ही होंगी। फ्यूज़ेलाज हो गया, एम्पेनाज क्या होता है, फलाना फलाना, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, एलेरोन्स, एलिवेटर्स एंड स्टफ। सो इसमें कुछ चीज़ें हैं। विंगलेट, ठीक है। व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर एयरक्राफ्ट, सही है, सो यू कैन ऐड अ विंगलेट ऑन किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके। सो विंगलेट जो है वो आप लोगों के बेसिकली जो एयरक्राफ्ट के विंग्स की जो बिल्कुल एंड होती है, सही है, वहाँ पे टिप्स जो विंग टिप्स जो कहलाती है वहाँ पे अच्छा खासा ड्रैग क्रिएट होता है विच इज़ नोन एज इंड्यूस्ड ड्रैग। ठीक है। ये इंड्यूस्ड ड्रैग जो है आपके विंग्स के बिल्कुल कॉर्नर्स पे बेसिकली नीचे से जो एयर फ्लो हाई प्रेशर पॉइंट होता है, ऊपर लो प्रेशर पॉइंट होता है। सो दैट इज वाई ये एक हवर क्रिएट होता है विच इज नोन एज एन इंड्यूस्ड ड्रैग। और इसकी वजह से आपकी फ्लाइट जो है वो अनस्टेबल हो सकती है। ठीक है। अदर देन दैट आपके विंग्स पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं एंड विंग्स में फ्लटर इफेक्ट आ सकता है। तो ड्यू टू दैट हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और भी फर्क होता है कि जितना विंग का स्पैन एट द टिप ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है आपका ये ड्रैग क्रिएट होगा। तो जितना कम आपका स्पैन होगा, से विंग स्पैन जितना कम होगा उतना लेस ड्रैग क्रिएट होगा। As you guys can see, this is इसका जो कॉर्ड है, कॉर्ड लेंथ, नॉट कॉर्ड लेंथ, विंग स्पैन एंड कॉर्ड, यस। तो बेसिकली विंग स्पैन जो है वो आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड विंग कॉर्ड लेंथ जो है वो आपका वर्टिकल। वर्टिकल मींस एट द लेंथ। सो यहाँ पे व्हाट इज दिस कॉल्ड, मेरे दिमाग से निकल गया यार इसका नाम। Yeah, it's a glider. Okay. And this is basically kind of like a Cessna, which is known as Piper Cherokee. ठीक है। अच्छा, now ये चीज़ें पता, विंगलेट क्या होता है वो आप लोगों को पता चल चुका होगा। अच्छा, स्लैट्स बेसिकली आप लोगों के जो एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे जो होते हैं, ठीक है, जैसे पीछे फ्लैप्स होते हैं इसी तरह एयरक्राफ्ट के विंग के फॉरवर्ड एरियाज में जो है हमारे पास स्लैट्स होते हैं। ठीक है। इफ यू गाइस हैव सीन योर 777 और 747, ये एयरक्राफ्ट ऐसे थे जिनके फ्रंट पे जो है वो स्लैट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय होते रहे हैं, ठीक है, यूज़ होते रहे। एंड दैट इज़ हाउ पीछे जो आपके फ्लैप्स होते हैं दे वर्क द सेम वे। ठीक है। अच्छा, do we have another thing? Spoiler are used as air brakes, but they are also used as feedback controls. Oh, sorry, backup controls. ठीक है। इनसे भी आप लिफ्ट चेंज कर सकते हैं, ड्रैग क्रिएट कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। So they are used as basically backups. Now, there are obviously many types of fuselages. तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजलाज आप लोगों को शो किए हुए हैं। अच्छा, एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बताते हूँ। एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है? एस्पेक्ट रेशियो इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द कॉर्ड एंड द विंग स्पैन। ठीक है। उसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक
लेट्स सपोज दिस इज अ ग्लाइडर, ठीक है, और ग्लाइडर में हमारा जो विंग स्पैन है वो काफ़ी हमें बड़ा दिख रहा है, एंड हमारी कॉर्ड लेंथ छोटी है। सो दैट इज हाउ हमारे पास जो है वो हाई एस्पेक्ट रेशियो जनरेट हुआ। ओके, सेम इज दैट हमारे पास जो है वो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो गिवन है उसका एक जनरल एयरक्राफ्ट का, say which is a moderate aspect ratio, and then we go towards low aspect ratios. लो एस्पेक्ट रेशियोज जो हैं वो आपके ज़्यादातर जेट फाइटर्स में होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो कम होगा, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा जो है वो एयरक्राफ्ट अनस्टेबल होगा, एयरक्राफ्ट उतना ज़्यादा एजाइल होगा। एंड द सेम गोज़ कि जितना ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो होगा उतना आपका एयरक्राफ्ट जो है वो स्टेबल होगा, स्मूथ होगा, अम, और उतना लेस एजाइल होगा, ठीक है। यू कैन से इट्स काइंड ऑफ ओके, forget about it. So lethargic, yeah, lethargic, we can say lethargic. हाँ, सेम यहाँ पर अब आते हैं एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ ग्लाइडर एंड ऑफ अ जनरल एयरक्राफ्ट। तो ग्लाइडर का एस्पेक्ट रेशियो वी कैन सी इट्स 33.5 एंड एक जनरल एयरक्राफ्ट का इज 5.6, ठीक है। अच्छा, हम जनरली यूज़ करते हैं एस्पेक्ट रेशियो बिटवीन 5 to 13 or 18, ओके, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन 5। आपके जनरल जो जेट फाइटर्स होते हैं उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो इट कैन बी अराउंड 5 to 8, एंड जो एक जनरल एयरक्राफ्ट होता है उनकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो अराउंड 12 to 13 होती है, और जो एक ग्लाइडर होता है दैट इज 18 एंड ऑनवर्ड्स। सही है। तो अब इसमें आप लोगों को देखो, जैसे एक एरोस्पेस इंजीनियर की तरह भी आप लोगों को काम करना है ऑब्वियसली इस लैब में, दिस इज डिज़ाइन लैब। सो एज एन एरोस्पेस इंजीनियर मैं आप लोगों को कुछ टास्क दूंगा, ठीक है, कि आपको फलाना फलाना टास्क दिया हुआ है, आपका एयरक्राफ्ट किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, एंड देन यू गाइस हैव टू जज योरसेल्व्स, यू गाइस हैव टू जज के जो एयरक्राफ्ट है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज रखनी है, किस तरह का एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए, किस तरह का फ्यूजलाज होना चाहिए, नो विंग माउंटिंग किस तरह से होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग जज करोगे डिपेंडिंग अपॉन द टास्क, कि आपका एयरक्राफ्ट वो फलाना टास्क जो है वो अम, मुकम्मल कर सके। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके, अच्छा, विंग टिप्स हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। विंगलेट टाइप, एक एक राउंडेड विंग टिप होती है, शार्प, वी हैव कट ऑफ विंग टिप्स, don't use cut off wingtips, okay. Now we generally use rounded or sharp cut out wingtips में एक अच्छा खासा चांस होता है कि आपका जो इंड्यूस ड्रैग है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, so that is why do not use that. And then we have okay, wait, yeah, swept wings, aft swept, ये basically नीचे की तरफ swept हुआ हुआ है, okay, this is swept upwards, and अच्छा, इस खैर इस तरह से आपके पास different types of winglets होते हैं, wing tips होती हैं। तो ये विंग टिप्स में अब जैसे ये जो मैंने दिखाया था, ठीक है, इसमें एक स्ट्रेट विंग है, बट एंड में विंगलेट जो है वो ऐड हुई भी है, बट देयर आर सम विंग्स जिसके जो कि होती ही अटैच्ड विंगलेट्स के साथ हैं। सो हाउ डू यू डिजाइन दैट, दैट इज अप टू यू। इंड्यूस ड्रैग्स के बारे में मैंने बता दिया था। अच्छा, इनका एक बेसिकली नाम होता है। Do you guys recall the name of this?
drag, what is it called? Sir, induced drag. हाँ, induced drag तो होता ही है, मतलब बट इसका एक नाम होता है यार. Sir, vortex generator. Yes, vortex, very nice. बेसिकली ये vortices जो हैं वो जनरेट होती हैं, so ये दैट इज द करेक्ट नेम, थैंक यू वेरी मच. सो ये बेसिकली आपके विंग टिप्स पे जो है vortices जनरेट होती हैं, so ये so okay. Now these are different types of wings as well, as you can see कि हमारे पास ये लो एस्पेक्ट रेशियो विंग्स हैं हमारे एयरक्राफ्ट, सॉरी, फाइटर जेट्स में. से these are moderate aspect ratios. So यहाँ पे स्वेप बैक विंग्स एंड डेल्टा विंग जो है वो हमारे पास शो हुआ हुआ है एयरक्राफ्ट में. देन वी हैव अच्छा, इन चीज़ों पे भी बड़ा फर्क पड़ता है. एज यू गाइस हैव सीन के ज़्यादातर जो हमारे स्टंट प्लेन्स होते हैं, से लाइक माउंटेन ड्यू और रेड बुल वाले जो अपने इवेंट्स रखते हैं, तो उसमें जितने भी स्टंट प्लेन्स होते हैं दे आर लो विंग, ओके, लो माउंटेड. लो माउंटिंग का की वजह ये होती है कि आपका जो वेट शिफ्ट है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, एंड इट्स ऑब्वियसली gives you a better agility, better performance. So but also these are highly unstable as well. तो ये डायहेड्रल आप रख सकते हैं. डायहेड्रल में आपके विंग टिप वोर्टिसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. अच्छा, इसी तरह नॉर्मल जो हमारे सेस्ना वगैरह होते हैं उनमें हाई विंग होता है. दे आर ऑब्वियसली हाईली स्टेबल एयरक्राफ्ट, वो ज़्यादातर कम्यूटिंग के लिए यूज़ होते हैं. देन वी हैव मिड विंग्स एज वेल, जो कि हमारे पुराने वर्ल्ड वॉर टू में आई थिंक जेट यूज, सॉरी, एयरक्राफ्ट यूज होते थे. इन्वर्टेड गल विंग्स आप लोगों ने ज़्यादातर बॉम्बर्स में देखे होंगे, बिकॉज दे हैव टू कैरी ग्रेट लोड्स एंड सर ऑल्सो सर बी. स्टंट्स के लिए हम मिड विंग भी यूज नहीं कर सकते? मिड विंग भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली बेसिकली आप जितनी एजिलिटी चाह रहे हैं, जैसे ज़्यादा एजाइल रखना है, सो यू गो फॉर लो विंग्स. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो फॉर मिड विंग्स एज वेल. वैसे तो अगर जनरली हम लोग जिस रेशियो पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हम हाई विंग बना के भी उसे अच्छा खासा स्टंट वगैरह करवा सकते हैं. But obviously, a low wing and mid wing would perform much better in stunts. So, अच्छा, अब स्ट्रेट स्वेप्ट और फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स, ठीक है. यहाँ पे तो कह रही है टेपर्ड विंग्स हैं, वी डोंट नीड टू इनकी खैर ये लेट्स सपोज काफ़ी इन्हेंस्ड जो है इनका स्ट्रक्चर होता है, और enhanced से मुतालिक एज ए एरोस्पेस इंजीनियर यू रियली हैव टू go through millions of equations to design such wings, because इनके जनरली इफेक्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ साथ. तो अदरवाइज अगर एक्सएफएलआर पे मैं जैसे तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तो एक्सएफएलआर पे यू गाइस हैव फ्री हैंड टू डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ विंग यू वांट, और उसके आप इफेक्ट्स जो है वो देख सकते हैं. So you guys can design these, but these are not practical as well. So that leaves us with straight swept wing and forward swept wings. इनके अंदर difference क्या है वो we will better understand here. So now we're talking about airflow. Okay, airflow. अब इन दोनों में से आई थिंक इट्स नॉट हार्ड टू गैस के किस में हमारे पास विंग टिप वोर्टिसेस होंगी. ऑब्वियसली इट्स ऑन द स्वेप्ट बैक. तो ये जो स्वेप्ट बैक विंग्स है, बेसिकली जो आपकी रैम एयर है, तो ये वो आके आपके विंग के माउंटिंग विंग माउंट पे सबसे पहले अटैक करती है, एंड देन इट मूव्स फर्दर टुवर्ड्स योर विंग टिप्स, ठीक है, which will generate vortices, and which will generate fluttering effect, which will generate a lot of other stuff.
Okay, now we have 10 minutes remaining and then we will come back to this session. Okay. अच्छा, उसी में दूसरी हैंड में लेट्स लुक एट द फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स। फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स में आपका जो रैम एयर है वो आपके सबसे पहले विंग टिप्स पे अटैक कर रहा है और फिर देन इट कम्स टूवर्ड्स कन्वर्जेस टूवर्ड्स योर बॉडी, योर विंग माउंटिंग। तो इसमें आपके पास ड्रैग कम हो जाता है, इसमें आपके पास विंग टिप वोर्टिसेस कम होते हैं, इसमें आपके पास फ्लटरिंग इफेक्ट नहीं होता। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इसके मतलब बहुत सारे अलग और भी फायदे होते हैं। ठीक है, बट अगेन इन दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। से ये इट रियली डिपेंड्स। अभी जैसे आप लोग अगर चाइनीज एंड रशियन एयरक्राफ्ट देख लें, सुखोई हो गया और अदर्स एयरक्राफ्ट जो इनमें कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग्स हैं एंड दे आर एजाइल, दे आर रियली एजाइल एयरक्राफ्ट। So then we have different types of tails as well. हमारे पास टी टेल होती है जनरल, एक हमारे पास कन्वेंशनल टेल होती है जो कि दिस इज अ कन्वेंशनल टेल एंड दिस इज ट्रिपल टेल, जितना मतलब आप रटरिंग इफेक्ट देना चाहते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स हैं। सी vertical stabilizers are your elevators and your wings, say, or these are also known as your horizontal stabilizers. This is a vertical stabilizer, these are horizontal stabilizers. So इसमें क्या होता है कि आपके पास जो horizontally wind जो आगे से आपके एयरक्राफ्ट से आ रही है उसको एट द बैक ऑफ द एयरक्राफ्ट कितनी स्मूथनेस या कितनी लीनियरिटी के साथ उसे एग्जिट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर empennage or your tail units. Okay, so other than that हमारे पास फिन्स भी होते हैं। कुछ फिन्स जो हैं वो आगे आपके एयरक्राफ्ट के बिल्कुल फॉरवर्ड पे क्या कहते हैं अटैच होते हैं। कुछ फिन्स आपके जो है वो रियर में, वी हैव लाइक वेंट्रल फिन्स। all of these fins, these attachments make sure कि आपका एयर फ्लो जो है वो लीनियर हो, एयर फ्लो स्मूथ हो। खैर, now as you can see this is basically a private jet, ठीक है, और इसमें हमारे पास there is इसका नाम भूल गया यार। oh yeah, winglets, I don't know. So we have winglets and यही winglets जो हैं these are your vertical stabilizers and rudders as well. So yeah, these are combos. So yeah, these are like custom aircrafts जो कि conventional designs नहीं है ये। So yeah, just like this one here, this is not also a conventional design. Where, by the way, this was it's not even practical as well, but it was designed by NASA. Other than that we also have ROC, ठीक है, जिसको basically उसका भी wing span is 385 feet and dual आपके fuselage थे, and this was also not practical as well. So you see ये different designs हैं। आई डोंट नो, तुम लोग शायद इस सेमेस्टर में वो कोर्स पढ़ रहे हो, क्या नाम था उसका? Emerging aviation. हाँ, इमर्जिंग एविएशन टेक्नोलॉजीज। सो उसमें बेसिकली यू गाइस विल लर्न दीज न्यू डिजाइंस एज वेल, और इनका फायदा क्या होता है, इनसे होता क्या है, ठीक है। दैट विल गिव यू अ लार्जर आउटलुक ऑन दीज स्टफ, दीज से ड्रोन्स वगैरह, ए टेल क्या होती है, क्या होती है। खैर ये चीजें हम भी आगे आते आते हुए इन फ्यूचर लाइव्स पढ़ेंगे। अच्छा, अभी लाइक राइट नाउ जो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो ब्लेंडेड विंग बॉडीज पर चल रही है। तो ये ब्लेंडेड विंग बॉडीज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ये एयरक्राफ्ट है, इसकी माउंटिंग
यहाँ पर माउंटिंग्स हैं, यहाँ पर माउंटिंग्स हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ये मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग्स इसमें दी हुई हैं। सो ब्लेंडेड विंग बॉडी में देयर आर नो माउंटिंग्स एट ऑल। सही है। इसमें आपके पास एक पूरा एक एयरक्राफ्ट विद योर फ्यूजलाज एज अ सिंगल एयरक्राफ्ट। ठीक है। फ्यूजलाज, विंग वगैरह सब कुछ it's embedded on the aircraft. Obviously there are ailerons, elevators and rudders and all that stuff, but इसमें ज़्यादातर आपके पास जो है वो फ्यूल बच रहा है, वेट बच रहा है। ठीक है। और इसमें जो ड्रैग्स हैं से वो आपके पास कम हो रहे हैं। ठीक है। so these are what blended wing bodies are। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये ऐड किया था। ये बेसिकली स्टार सीसीएम जो है वो उसकी पिक्चर है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ब्लेंडेड विंग बॉडी है, इसका माइक खुल गया दोबारा। ओके। सो ब्लेंडेड विंग बॉडी है, उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर जो हम टेस्ट कर रहे हैं। सो वी हैव लाइक ब्लू एरियाज में और बिटवीन ग्रीन एरियाज से कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर आपके पास ब्लू टू ग्रीन एरियाज में ज़्यादातर लाई कर रहा है। यही चीज़ अगर मैं एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की देखता हूँ तो हमारे पास देयर आर रेड एरियाज, सो मेनी रेड एरियाज। तो ये ऑब्वियसली विंग का टॉप एरिया तो ब्लू ही होगा बिकॉज दैट इज अ लो प्रेशर एरिया। ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ पर अगर रेड होता है तो फिर तो विंग का काम ही खत्म हो गया ना। and as you can see that there are vortices being generated here as well। तो ये एयर फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे। so ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर और एक एवियोनिक्स इंजीनियर को डील करनी पड़ती है, इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। टू डिज़ाइन एन एयरक्राफ्ट एंड मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। Let's move on to our lab। ठीक है। We have around 2 minutes left, so let's cover this। ठीक है। अच्छा, now being an aerospace engineer right now you guys have to अभी तुम लोग अपने ग्रुप्स बनाओ। ठीक है। 3 3 या 4 4 का ग्रुप्स बना लो और ग्रुप्स के हिसाब से जो है अपने काम स्टार्ट करो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर्स ऑफ मेरिट्स के बारे में बता दूं। फिगर ऑफ मेरिट्स होती हैं ये क्या कहते हैं, टेबल्स। ठीक है। जिनमें आप कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ की। सो ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना। आप लोगों का जो मेन टास्क है वो ये है कि आपने एक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना है जो कि ग्राउंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग की कैपेबिलिटीज रखता हो। सही है। एयरक्राफ्ट मस्ट टेक ऑफ विद इन 60 feet। दैट मीन्स के एयरक्राफ्ट यू नो काफ़ी एजाइल भी होगा। अच्छा, एयरक्राफ्ट इनसाइड लूप, पैरेलल रोल और फुल सर्किट जो है वो कंप्लीट कर सके और देयर शुड बी अ सक्सेसफुल लैंडिंग एज वेल। ठीक है। अच्छा, ये एक एयरक्राफ्ट जनरल मैंने बता दिया कि इस तरह का एयरक्राफ्ट मुझे चाहिए जो कि ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सके। नाउ विंग स्पैन एयरक्राफ्ट का 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट एयरक्राफ्ट का अंडर 2 kgs होना चाहिए। चाहिए। बैटरी वैटरी की चीज़ों को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, ये हम बाद में देखेंगे। सो ये डिज़ाइन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और आपके मिशन कॉन्स्ट्रेंट्स है कि किस तरह का एयरक्राफ्ट आपको आपसे मुझे चाहिए। ठीक है। सो बीइंग एन एवियोनिक्स इंजीनियर डिज़ाइन योर एयरक्राफ्ट। हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। सो आई एम गोना एंड दिस राइट नाउ।